नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत मैं करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स विद्या पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज बात करते हैं एक छोटा सा चैप्टर जो सामान्य हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में एक सवाल फिक्स है। यानी कि अगर नंबर की बात करें तो 2 नंबर इस छोटी सी क्लास में फिक्स हो जाएगा और आप देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ, ऐसे सवाल हमारी परीक्षा में दिख तो रहे हैं। और जितना भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वहां पर यहां से एक सवाल बन रहा होगा। और उस सवाल का तरीका भी क्या है अगर होगा कि उस सवाल का पैटर्न क्या होगा, उस सवाल का पूछने का तरीका क्या होगा, तो अभी हम बात करेंगे उसी पर। तो एक छोटी-सी क्लास है, बहुत छोटा-सा चैप्टर भी है, जहाँ से हम एक सवाल को सही करना चाहेंगे, कर भी ले जाएँगे और इसका अंदाज़ा बस इस छोटी-सी क्लास को समाप्त होने के बाद आपको पता चल जाएगा और अंदाज़ा लग भी जाएगा। और अगर आपको ज़रा-सा भी अगर आपको ये फ़ायदेमंद क्लास होती है आपके लिए, आपको फ़ायदा पहुँचाती है, तो प्लीज़ कमेंट में जा कर के बताइएगा कि वाक़ई में क्या आपके लिए ये असरदार, प्रभावशाली, कारगर है या नहीं है। अगर सही मायने में अगर होगी, तो प्लीज़ आगे किसी और अपने दोस्त मित्र को साझा ज़रूर करिएगा, पहुँचाइएगा ज़रूर। स्पष्ट? तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि इस चैप्टर से कैसे-कैसे सवाल बनते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने प्रकार के वो सवाल बनते हैं आपके सामने, उन सवालों का तरीका देखिए और आप देख पाओगे कि हाँ, यही वो प्रकार हैं जो सवाल या जिस प्रकार से सवाल हमारी परीक्षा में बनते हैं। क्लियर है? स्पष्ट? तो चलिए शुरुआत करते हैं और ठीक है भैया, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिएगा कि कैसे-कैसे सवाल पहले बनता है, तो मैं आपके सामने उस सवाल का तरीका दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। और ये एक बात समझ लीजिएगा, ये तरीका कि पहले से मैं लिख दिया हूँ, इसका बस एक कारण है कि इस लास्ट के टाइम में जो आज से 1 हफ्ता लगभग समय बचा है, मान के अगर चला जाए तो। तो 1 हफ्ते में हम लिख-लिख कर के पूरी क्लास प्रॉपर क्लास की तरह बात करेंगे ना, तो वक़्त ज़्यादा लगेगा। तो वक़्त की बचत करने के लिए ना मैंने ये तरीका अपनाया है कि कम समय में जानकारी पूरी इकट्ठा कर लें। स्पष्ट? ध्यान दीजिएगा। तो विराम चिन्ह से आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको सवाल का जो तरीका है, ये मुख्य रूप से 4 तरीका आपके सामने दिखता होगा। जैसे अगर हम पहले तरीके की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि एक सवाल ऐसे बनता होगा कि लोप सूचक चिन्ह है। ऐसे सवाल दे देगा कि निम्नलिखित में से बताओ कि कौन है जो लोप सूचक चिन्ह है और आपके सामने 4 विकल्प ऐसे देता होगा और आपको इसमें से पहचानना होता होगा कि कौन है लोप सूचक चिन्ह। स्पष्ट? तो पहला तो सवाल पूछने का तरीका यही है। स्पष्ट मेरे भैया? ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका हो जाता है कि ये जो एक चिन्ह दे दिया है, कह रहा है इस चिन्ह का नाम बताओ। और उसके विकल्प में 4 नाम दे दिया कि लोप सूचक चिन्ह है ये, या संकेत सूचक चिन्ह है, या अपूर्ण सूचक चिन्ह है, या ये सभी इसका नाम है। तो एक चिन्ह का नाम दे करके उसका नाम पूछता है। एक चिन्ह दे करके उसका नाम पूछता है। ये सवाल का दूसरा तरीका है। तीसरा सवाल पूछने का तरीका ये है कि जैसे एक ऐसे लिख दिया कि करो या मरो। इसको इस चिन्ह में रख करके कह रहा है कि बताओ इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यानी कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना मेरे भैया, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इस चिन्ह का नाम क्या है जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आप देख पा रहे हो, तो इसका फिर 4 नाम दे दिया कि लाघव चिन्ह, संकेत सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या उपविराम चिन्ह। स्पष्ट मेरे भैया? तो एक प्रकार सवाल का ये भी है। और चौथा प्रकार अगर आप लोग प्रीवियस ईयर या फिर मॉडल टेस्ट भी दे रहे होंगे, तो एक प्रकार ये भी दिखा होगा कि इनमें से
किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग है? 4 वाक्य दिया है, पूछ रहा है कि बताओ इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग है? अर्ध विराम। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ध विराम होता क्या है और वो उसका प्रयोग कहां पर है। तो पहला लिखा है कि जब राम आया, देखिए एक चिन्ह है यहां पर। उसके बाद कह रहा श्याम सो रहा था। क्या यही वो चिन्ह अर्ध विराम है? या फिर कह रहा शाबाश, उसके बाद एक चिन्ह का प्रयोग किया, कह रहा है शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तो क्या इस चिन्ह को हम अर्धविराम कहते हैं? या फिर तीसरा वाक्य है कि आलस्य मनुष्य का शत्रु है, और एक चिन्ह का प्रयोग किया, देख पा रहे होंगे, कह रहे आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो क्या ये वाला जो चिन्ह है ये अर्धविराम है? या फिर चौथा है कि मैंने किताब पढ़ी है, और देखिए एक खड़ी पाई ऐसे लगा दिया, क्या ये अर्धविराम है? तो हमारे पेपर, हमारे स्तर पर इन्हीं मुख्य रूप से 4 प्रकार से सवाल बनते हैं पेपर में। ठीक है भैया? तो इन्हीं 4 प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए हम आगे बात करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को जानें। स्पष्ट है मेरे भाई? तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ, ये वो प्रकार है। इन्हीं चारों प्रकार को अगर हम हल कर लेते हैं, तो हम पेपर में सवाल अगर पूछता है, तो आराम से कर ले जाएँगे। यस या नो प्लीज़? तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो सवाल पू हालाँकि देखिए इसके जवाब पर आएँगे, लेकिन आगे हम जान लेते हैं कि बात क्या हो रही है। स्पष्ट? अब देखिए, अब यहां से विराम चिन्ह की शुरुआत करते हैं और सबसे छोटी-छोटी बातों को समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। तो देखिए लिखा है विराम चिन्ह, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? विराम चिन्ह। तो आपको इतना तो पता है कि विराम माने होता क्या है? रुकना या ठहरना। और चिन्ह माने क्या होता है मेरे भैया? तो कहोगे आप निशान, प्रतीक, चिन्ह। ये सब क्या है मेरे भैया? चिन्ह का मतलब है। स्पष्ट है मेरे भाई? क्लियर है मेरे भैया? अब देखिए कि जब विराम का मतलब रुकना या ठहरना है और चिन्ह का मतलब निशान है, तो हमारी यहीं से परिभाषा निकलती है कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। तो याद रखिएगा, किसी भी वाक्य को, किसी भी वाक्य को या किसी भाषा को जब आप पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि लगातार आप पढ़ते जा रहे हो बिना सांस लिए। यस या नो? आप लगातार नहीं पढ़ सकते हो, सांस लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो किसी भी वाक्य को, किसी भी भाषा को पढ़ते समय हम जहां सांस लेने के लिए रुकते हैं ना, ठहरते हैं ना, और जब रुकेंगे, ठहरेंगे, तो हमें कोनो न कोनो चिन्ह का इस्तेमाल कर देंगे। और जब कोनो चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, वही का नाम पड़ जाता है क्या? विराम चिन्ह। तो देखिए परिभाषा क्या कह रही है कि वाक्य को पढ़ते समय सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे थोड़ी है कि पूरा एकदम भराठा चपले जात हुआ बिना ससिए रोकले। भैया ससिया टंगाए जाई, मृत्यु भी हो सकत है। तो हमें रुकना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि वाक्य को पढ़ते समय सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। और जहां रुकते हैं ना, वहां पर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। स्पष्ट है मेरे भैया? क्लियर है मेरे भैया? तो ये तो परिभाषा हो गई। अच्छा, एक सवाल आपके पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे स्तर का बन सकता है कि विराम चिन्ह की उपयोगिता क्या है? यानी विराम चिन्ह का हम प्रयोग या उपयोग क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो देखिए इसका जवाब है कि वाक्य के भाव या विचार को स्पष्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि विराम चिन्ह का भाषा में या किसी वाक्य में क्यों उपयोग किया जाता है? तो उस वाक्य के जो जो उसका अर्थ है, भाव है, विचार है, उसको अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का। जैसे देखिए कितना एक छोटा सा चिन्ह पूरी कहानी बदल देता है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, लिखा है कि रोको, फिर एक विराम चिन्ह है। रोको, विराम चिन्ह, कह रहा मत जाने दो। यानी उसको रोको, उसको जाने मत दो, रोक लो। यानी इसका मतलब है कि रोको
मत जाने दो। तो यहां पर जब विराम चिन्ह हम लगा दिए तो इसका भाव है कि भैया उसको रोक लो, जाने मत दो। उसको जाने नहीं देना है, उसको रोक लेना है। स्पष्ट। लेकिन जब यही विराम चिन्ह हम यहां रख दिए मेरे भाई कि रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, यानी अगर कोई उसको रोक रहा है तो मना करा कि मत रोको उसको, जा रहा है तो जाने दो। एक में रोकने की बात कर रहा है और दूसरे में कह रहा है कि चले जाओ, जाने की बात कर रहा है। एक छोटा सा विराम चिन्ह, एक छोटा सा विराम चिन्ह बस इधर उधर हुआ, कितना इसमें बदलाव और कितना अर्थ को बदल दे रहा है। तो इसकी उपयोगिता ही इसलिए विराम चिन्ह की, क्यों? क्योंकि भैया किसी भी वाक्य के, किसी बात के विचार को, भाव को व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट रूप से समझाने समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का। और इसकी यही खूबसूरती है, इसकी यही उपयोगिता है। अगर यही देखिए सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो भैया क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और फिर वो भाषा की खूबसूरती नहीं, भाषा की विश्वसनीयता थोड़ी-सी खतरे में पड़ जाएगी। यस या नो? तो ये विराम चिन्ह का प्रयोग हम भाषा की भाव विचार को क्या करते हैं? स्पष्ट करने में उसका उपयोग करते हैं। स्पष्ट? क्लियर है मेरे भाई? समझते चलिएगा मेरे भैया। अब देखिए, एक सवाल हालाँकि पेपर में नहीं बनता है, आज तक बना भी नहीं है। यूपीएसआई 2021 बीत गया, यूपीएसआई 2017 बीत गया, अपनी पुलिस कांस्टेबल की 18-19 का पेपर बीत गया, लेकिन कभी ये सवाल नहीं बना कि विराम चिन्ह की कुल संख्या कितनी है? नहीं बनता है, नहीं बनता है क्योंकि आप पुस्तक उठाएँगे अलग-अलग राइटर की, अलग-अलग पब्लिकेशन की, तो उसमें संख्या भी आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी। ये निश्चित है। लेकिन अगर कभी सवाल बन भी गया कि नहीं बताओ विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है, कुल संख्या, तो भैया हमारा जवाब क्या हो सकता है? 20। और मैंने लगा दिया क्या? लगभग। तो इसकी संख्या निश्चित नहीं है, लगभग इसकी संख्या कितनी मान ली गई है? 20, 20, 20 मानकर चलिएगा। यहां से सवाल बनता नहीं है, बनेगा तो आपको जवाब क्या देना होगा? 20। वो भी कैसे? लगभग में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निश्चित रूप से वो 20 से संख्या हो। स्पष्ट? अब देखिए, एक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंदी भाषा का एकमात्र विराम चिन्ह क्या है? याद रखिएगा, हिंदी भाषा में, अपनी हिंदी में मात्र एक विराम चिन्ह है, उसके अलावा कौनो नहीं है। तो भैया हिंदी भाषा का एकमात्र विराम चिन्ह कौन है? पूर्ण विराम। जो हम लगाते हैं ना, एक खड़ी पाई, एक खड़ी पाई, एक खड़ी पाई। देखिए लिखा हुआ है एक खड़ी पाई। जहां वह जाता है, एक खड़ी पाई लगा देते हैं, खड़ी पाई लगा देते हैं। तो हिंदी भाषा का एकमात्र विराम चिन्ह है भी कौन? पूर्ण विराम। यही है हिंदी भाषा का एकमात्र विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। ओकरे बाद जो बच गए, हम तो बात कर रहे हैं 20 की, तो पूर्ण विराम के अलावा जितना भी विराम चिन्ह है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि पूर्ण विराम चिन्ह के अलावा जितना भी चिन्ह बच गए, वो सभी के सभी किस भाषा से लिए गए मेरे भैया? तो देखिए लिखा है अंग्रेजी भाषा से। ये देखिए ये दोनों सवाल ना बहुत खूबसूरत सवाल है। बन जाएँगे तो वही जवाब देगा जिसको जानकारी होगी। स्पष्ट? तो भैया पूर्ण विराम के अलावा बकिया जितना भी चिन्ह बच गया ना, वो किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। स्पष्ट? तो आपने यहां से सारी चीज को समझ लिया होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या इंफॉर्मेशन है, बात कर लेते हैं उस पे। हाँ, तो आपने देखा कि हमारे हिंदी भाषा में एकमात्र विराम चिन्ह है कौन? पूर्ण विराम चिन्ह, जिसका चिन्ह है एक खड़ी पाई। क्लियर है? तो भैया जब हमारे हिंदी भाषा में एक ठो विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, तो एकरे बारे में थोड़ा-सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सवाल बनता है मेरे भाई, पहला सवाल बनता है कि पूर्ण विराम जो ये शब्द है, इसका अर्थ क्या है मेरे भाई? तो पूर्ण माने पूरा और विराम माने रुकना। यस या नो? तो पूर्ण विराम का जो अर्थ है ना, वो क्या है? पूरा रुकना। स्पष्ट? क्लियर है? एक सवाल आपके पेपर में बन सकता है, अब बन जाएगा तो वही जवाब दे पाएगा जिसके पास जानकारी होगी कि ये जो
पूर्ण विराम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? यानी हम पहले प्राचीन समय में इसी पूर्ण विराम को हम किस नाम से जानते थे? तो वो नाम क्या है मेरे भैया? दंड। क्योंकि एक खड़ी पाई है, एक खड़ी पाई है तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ये दंड है। स्पष्ट, क्लियर? अब देखिए विशेष क्या है इसमें? तो विशेष तो आप जान चुके हो कि हिंदी भाषा का एकमात्र विराम चिन्ह है ये कौन? पूर्ण विराम। क्लियर है? अब देखिए इसकी परिभाषा से उच्च स्तरीय परीक्षाओं में इसकी परिभाषा से भी सवाल किया है और करेगा आपके पेपर में तो इसका जवाब दीजिएगा। क्या होती है इसकी परिभाषा? तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि जहां देखिए कितना टेक्निकल परिभाषा है ये। हालांकि इस बात को हम समझेंगे वाक्यगत उदाहरण के साथ कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बड़ी टेक्निकल परिभाषा है, किताबी परिभाषा है और लिखने का वजह ये है क्योंकि एकदम हूबहू यही परिभाषा दे करके सवाल बनता है। तो भैया फिर हम क्यों ना इसको उसी तरीके से समझें जिस तरीके से सवाल करता है। तो कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार यानी उसका अर्थ है वो कंप्लीट हो जाए तो वैसी जगह पर कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई? पूर्ण विराम का। स्पष्ट। जैसे मैं कहूं आप ही को लेकर के मैं कहूं कि जैसे किसी को लेकर मैं कहूं कि वह पढ़ रहा था। वह पढ़ रहा था, तो भैया एकरे बाद हम क्या लगाते हैं? एक खड़ी पाई। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वाक्य की जो गति है, यानी जो पूरा वाक्य हो जाता है ना, ये कंप्लीट कि वह पढ़ रहा था। एकदम क्लियर है, बात खत्म हो गई, बात कंप्लीट हो गई। जब विचार के तार यानी पूरी बात स्पष्ट हो जाए, भाव क्लियर हो जाए, तो जब पूरी बात पूरी हो जाए ना, तो भैया वहां पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। स्पष्ट मेरे भैया? तो परिभाषा पर भी ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सबसे दो चीजें इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका प्राचीन नाम और इसमें विशेष है कि हिंदी भाषा का ये क्या है? एकमात्र विराम चिन्ह है। क्लियर है मेरे भैया? अब परिभाषा पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि उच्च स्तरीय परीक्षाओं में परिभाषा से भी सवाल किया है। लेकिन हमारे स्तर पर नहीं दिखता है। चाहे यूपीएसआई 21 की बात कर लें, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल 18-19 की बात कर लें, परिभाषा से सवाल नहीं दिखता है। लेकिन जानते रहिएगा, क्या पता स्तर बढ़ जाए तो सवाल यहां से बन जाए। स्पष्ट मेरे भाई? अब देखिए, हाँ, अब ये वाला जो डिस्प्ले यानी कंप्यूटर स्क्रीन है ना मेरे भैया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे स्तर पर हमारी परीक्षा में जो सवाल बने हैं ना, यहीं से सारे सवालों के आप जवाब दे सकते हो। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, रख लीजिएगा। एक डिस्प्ले में आप जितना भी मॉडल टेस्ट देते होंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे या प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, उन तमाम सवालों का जवाब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन से दे सकते हो। इतना ये महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आप पहले से ही अभी मात्र 7-8 दिन बचा हुआ है हमारे मुख्य परीक्षा में और आप पहले से मॉडल टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते आ रहे होंगे, तो आपको सवालों का प्रकार पता चल चुका होगा कि इस चैप्टर से सवाल बनते कैसे हैं। तो आपको आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो गया कि हाँ, बात तो सही है। तो मेरे भैया तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको देखना है मेरे भाई, देखते हैं। और क्या देखना है? तो देखिए सबका नाम लिखा है। एक खड़ी पाई है, इसका नाम क्या है मेरे भैया? पूर्ण विराम। इसी चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। हाई देखिए जो एक चिन्ह है, इसका नाम क्या है मेरे भाई? तो इसी को बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं भैया? अल्प विराम। जहाँ थोड़ा-सा रुकते हैं, उसे बोलते हैं क्या? अल्प विराम। ये जो एक चिन्ह आपको दिख रहा है, ये क्या है मेरे भाई? अर्ध विराम। क्या नाम है? अर्ध विराम। हाई जो आपको एक विसर्ग की तरह एक चिन्ह दिख रहा है ना, इसी का नाम है उपविराम। क्या नाम भैया? उपविराम। वर्तमान समय में वर्तमान समय में हिंदी भाषा में उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता नहीं है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप देख रहे हो मेरे भैया, क्योंकि आप देख रहे अच्छा 1 सेकंड, क्योंकि आप देख रहे हो भैया, तो ये जो है ना, ये किसकी तरह है? ये विसर्ग की तरह है। तो विसर्ग की तरह है, ये तो इसीलिए थोड़ा-सा क्या कर दिया, उपविराम का प्रयोग करना बंद कर दिया। क्योंकि कोई अंतर नहीं कर पाएगा कि विसर्ग क्या है, उपविराम क्या है, क्योंकि दोनों एक के जैसे हैं देखिए। तो इसीलिए इसका प्रयोग होता नहीं है, लेकिन लेकिन इसके नाम से सवाल करेगा तो आपको पता होना चाहिए ये दूठे बिंदी जो लगी है इसका नाम क्या है? तो भैया बोलेंगे क्या? उपविराम। बस नाम जानना है आपको। ये देखिए सबको पता है कि ये क्या है? प्रश्न सूचक, यानी हम जब प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट। ये देखिए एक खड़ी पाई, एक नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी है, तो यह क्या है मेरे भैया? तो इसको बोलते हैं आश्चर्य सूचक, या इसी का नाम क्या है? विस्मय सूचक। जब कहीं पर हम आश्चर्यजनक बात करें, हम विस्मय हो जाएं, विस्मय प्रकट करें, आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वहां पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ये चिन्ह। स्पष्ट, एकदम दिमाग में रखते चलिएगा। उसके बाद देखिए मेरे भाई, ये देखिए, देखते हैं ना कि ये कोई कोई बात ऐसे रहती है तो उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कि इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। तो इसी का नाम अंग्रेजी में क्या है? डबल इन्वर्टेड कामा। लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दुहरा उद्धरण चिन्ह, या इसी को बोलते हैं अवतरण चिन्ह। तो दुहरा उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह, इसका नाम जानिएगा, अभी चर्चा करेंगे बाद में इस पर, अभी इसका बस नाम जानिए। तो इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो उद्धरण चिन्ह, लेकिन उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार का होता है, एक है दुहरा उद्धरण और एक देखिए ये सिंगल सिंगल लगा है, तो एकर नाम क्या है? एकल उद्धरण चिन्ह, यस या नो, या फिर कहिए एकल अवतरण चिन्ह। तो उद्धरण या अवतरण दोनों बतिया एक का है। स्पष्ट मेरे भैया, क्लियर है? तो ये डबल इन्वर्टेड कामा है, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा है। स्पष्ट, क्लियर है? अब देखिए एक छोटा सा जो ये लगा हुआ है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिएगा, इसका नाम क्या है मेरे भैया? इसका नाम है योजक चिन्ह। कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। और इसी की तरह थोड़ा सा बड़ा हो जाए, देखिए ये छोटा था, इसका नाम योजक चिन्ह है, और थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरे भैया, तो एकर नाम बदल जाता है निर्देशक चिन्ह। क्या है मेरे भैया? निर्देशक चिन्ह। ये योजक है छोटा सा, योजक है बड़ा हो गया, निर्देशक है। और निर्देशक मतलब इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब किसी का संवाद लिखते हैं, कोई डायलॉग लिखते हैं ना किसी का, आप नाटक की किताब उठाओगे तो जैसे नाटक में कोई किरदार हो जिसका नाम मान लीजिए कुछ भी हो, राजू, तो राजू नाम के आगे ना फिर निर्देशक चिन्ह लगाता है बड़ा सा, अब फिर उसका डायलॉग, उसका संवाद, उसकी बात लिखी गई होती है। स्पष्ट। अयोजक चिन्ह क्या हम इस्तेमाल करते हैं, अभी आगे विचार करेंगे। स्पष्ट मेरे भैया, ये हो गया। ये देखिए, ये जो चिन्ह है, ये इसका नाम क्या है मेरे भैया? विवरण चिन्ह। तो आप देखते नहीं हो, हम लोग जब लिखते हैं तो कोई हेडिंग डालते हैं ना, तो हेडिंगवा के अगवा ऐसे चिन्ह बना देते हैं, तो हमको लगता है कि हम इसको सजाने के लिए लिख रहे हैं। नहीं, भले ही आप सजाने के तौर पर ही आपने ऐसे चिन्ह बना दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है मेरे भैया? इसका मतलब है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब कि वो हेडिंग डाला आपने, ये चीज ऐसे बना दिया, इसका मतलब अब इसके बारे में पूरी कहानी चालू हो गई, तो उसे बोलते हैं क्या? विवरण चिन्ह। ये क्या है देखिए, ऐसे बराबर कर दिया, तो इसका नाम है तुल्यता सूचक चिन्ह, कि मतलब इसके बराबर वो या उसके बराबर वो, तो इसका मतलब क्या है कि तुलना कर रहे हो और देख रहे हो कि ये दोनों क्या है? बराबर है, बराबर है। तो ये तुलना करते हैं, तो इसका नाम ही क्या है? तुल्यता सूचक चिन्ह। और ये देखिए, कभी कभी आप स्टैंडर्ड किताब उठाते होंगे, जैसे लक्ष्मीकांत, जो संविधान की किताब है ना लक्ष्मीकांत की, वो किताब उठाओगे ना, तो उस किताब में आपको ना ये प्लस का और एक स्टार, कहीं कहीं किताब के बीच में ही ये प्लस वाला चिन्ह और ये स्टार वाला चिन्ह दिखता होगा। इसका मतलब क्या? इसका नाम क्या? हमारे पेपर में इसका नाम पूछता है, तो क्या नाम है? टीका सूचक चिन्ह। यानी किताब में कहीं एक शब्द लिखा है और ओकरे ऊपर अगर प्लस लग गया, स्टार लग गया, टीका लगा दिए, इसका मतलब यह है कि अब उस शब्द को उठा करके
कहीं कितबिया के नीचवा पेजवा उसी पेज पर नीचे देखोगे ना तो उसी शब्दवा को एक्सप्लेन कर देता है कि शब्द का मतलब ये है। तो उस शब्द को हम बीच में क्या कर दिए थे, टीका लगाए थे। तो टीका सूचक क्या है, एक प्लस का चिन्ह और एक स्टार का चिन्ह। तो उसका नाम क्या है, टीका सूचक चिन्ह। देखिए नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक ये चिन्ह है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, बीच में होल भी है, देखिए ना। तो इसका नाम क्या है मेरे भाई, तो इसका नाम हम बोलते हैं क्या, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है लाघव चिन्ह, या इसी को बोलते हैं संकेत सूचक चिन्ह, या इसी को बोलते हैं संक्षिप्त, या इसी को देखिए यहाँ 2 बार लिख दिया ना, तो यहाँ हम एक बार और इसका नाम अलग कर देते हैं। तो इसका नाम क्या, लाघव या संकेत या संक्षिप्त, या इसी को बोलते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह। इसका मतलब क्या है ना, जैसे कोई शब्द लिखा है, कोई शब्द लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया डॉक्टर, एक शब्द लिखा ना डॉक्टर। अब इस डॉक्टर शब्द को कह रहा लाघव, लाघव मतलब उसको छोटा करना, लघु कर देना। संकेत मतलब इशारा करने के लिए, संक्षिप्त, संक्षेप मतलब छोटा कर देना। यानी डॉक्टर को छोटा करके जब लिखते हैं तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, कैसे लिखा है, डॉक्टर पूरा था लेकिन इसको छोटा करना था तो हमने ये डॉ लिख करके ओकरे अगवा ये चिन्ह लगा देते हैं और इसका मतलब क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर। तो इस चिन्ह का नाम क्या है, देखिए लाघव, संकेत, संक्षिप्त या संक्षेप सूचक चिन्ह। बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए ये जो लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिक, यहाँ पर क्या बोलते हैं भैया हिंदी में, ऐसे करके तो इसको बोलते हैं विकल्प सूचक चिन्ह। क्या ये, विकल्प सूचक चिन्ह, या तो ये या तो वो। ऑप्शन देता है, विकल्प देता है, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, विकल्प सूचक चिन्ह। स्पष्ट मेरे भैया। उसके बाद देखिए ये 2 ठे टांग नियर बनाया ना ऐसे, ऐसा चिन्ह देखते होंगे, इसका नाम क्या है मेरे भैया, तो इसका नाम है त्रुटि पूरक चिन्ह, या इसी को बोलते हैं हंस पद। वो कहता है कि 2 ठे पैर नियर हो तो ये हंस का पद है, यानी हंस का पैर है। अब कुछ लोग कह देते हैं इसको क्या, काक पद, नहीं ये कौआ का पद है, कौआ का पैर है। तो मतलब इसका नाम बस जानना है कि त्रुटि पूरक या हंस पद या काक पद। स्पष्ट। अब इसके बारे में आगे विचार करेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। ये देखिए अगर ऐसे बना हो तो इसका नाम क्या है मेरे भैया, इसका नाम है कोष्ठक। स्पष्ट। अगर वही इस तरीके से बना दिया तो एकर नाम है वर्गाकार कोष्ठक। और अगर ऐसे बना दिया, अंग्रेजी में, अरे गणित में हम लोग इसको छोटा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इस सीधा कोष्ठक, हई हो गया वर्गाकार कोष्ठक, हई जो है ना ऐसे कीड़ा की तरह, ओकर नाम क्या है, सर्पाकार कोष्ठक। स्पष्ट मेरे भैया। ओकरे बाद देखिए ये जो लगा, ये ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी लगातार, एकर नाम क्या है मेरे भाई, तो एकर नाम है रिक्त चिन्ह। कहते हैं जब कहीं रिक्त चिन्ह होता है ना, जहाँ रिक्त स्थान छोड़ना होता है तो हम ऐसे बिंदी लगा देते हैं। यस या नो, ओकर नाम क्या है, रिक्त चिन्ह। ओकर बाद देखिए हाई जो क्रॉस किया है बड़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर लोग इसमें डाउट कर जाते हैं। आप डाउट मत करिएगा, ऐसे क्रॉस कहीं लगा है ना मेरे भैया, ऐसे ऐसे, तो एकर नाम क्या है, अपूर्ण सूचक चिन्ह, या यही का नाम क्या है मेरे भाई, यही का नाम है लोप सूचक चिन्ह। बेहद महत्वपूर्ण है। जब मैं इसको प्रैक्टिस सेट में देखता हूँ या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कि कहीं बात चल रही होती है, तो लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग क्लियर रहिएगा मेरे भैया कि इसका नाम क्या है, अपूर्ण या लोप सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ना, तो जैसे अपूर्ण मतलब जैसे आप लिखते गए, मतलब लिख रहे हो आप, एक पेज लिखा, गलती से मान लीजिए कि आपको वहां खाली जगह छोड़ना ही है, मान लीजिए आपको वो एक पेज पर कुछ नहीं लिखना, छोड़ देना है, या वो छूट गया गलती से, तो वहां पर देखते नहीं हो, ऐसे हम लगा देते हैं ऐसे। इसका मतलब कि ये मेरे भाई अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हुआ था, ये छूट गया है, तो मैंने इस चिन्ह का क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। या लोप सूचक चिन्ह, यानी लोप हो गया, वो छूट गया हमसे, तो वहां पर कौन सा चिन्ह करते हैं प्रयोग, तो वही वाली चीज याद रखिएगा मेरे भैया, ध्यान दीजिए। ओकरे बाद क्या, लास्ट में देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट में ये जो लगा है ना ऐसे, ये अब बीच में एक बिंदी, फिर ये, इसको बोलते हैं क्या, समाप्ति सूचक चिन्ह। अच्छी पुस्तक उठाएंगे
अच्छी स्टैंडर्ड किताब उठाएँगे। अब कोई टेम्परेरी कुछू लिख के दे दे रहा है, बेच दे रहा है दुकान पे, तो वो नहीं। एक बढ़िया किताब जो एक ज़िम्मेदारी के साथ लिखी गई हो, तो वहाँ देखोगे ना किताब जब खत्म होगी तो लास्ट में आपको इस चिन्ह का प्रयोग दिखाई देगा, जिसका नाम क्या है? समाप्ति सूचक चिन्ह। स्पष्ट है मेरे भाई। तो अगर देखा जाए तो कुल कितने चिन्ह हैं, तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो कुल 22 हो गए। चिंता की कोनो बात नहीं है मेरे भैया। लगभग इनकी संख्या कितनी है? 20 है। स्पष्ट। पूछता नहीं है सवाल, पूछेगा तो भी इसकी संख्या लगभग कितना बताएँगे? 20 बताएँगे। ठीक है भैया? तो हमारे स्तर पर ना डायरेक्ट या तो ये चिन्ह दे देगा, इसका नाम पूछेगा, या तो नाम दे देगा, इसका चिन्ह पूछेगा। बस यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसी चीज़ को थोड़ा-सा ना इत्मीनान से देखिएगा मेरे भैया, है ना? दिख रहा होगा सब कुछ एकदम? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। स्पष्ट है मेरे भैया? तो ये रहा जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये क्या है? महत्वपूर्ण भी है। क्लियर है मेरे भैया? अब देखिए इसमें से ना जो थोड़ा-सा आपको दिख रहा होगा, जैसे एक है ना कि ये अर्धविराम क्या होता है? हम तो चलो पूर्ण विराम जानते हैं, अल्प विराम जानते हैं, लेकिन ये अर्धविराम क्या है? अब इस पर हम विचार करेंगे। उपविराम का प्रयोग वर्जित हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन बस आपको इतना जानना है कि एके हम क्या बोलते हैं? उपविराम। बाकी प्रश्न सूचक बहुत आसान है, विस्मय आदि बेहद आसान है डबल है तो दोहरा उद्धरण या अवतरण, है सिंगल इन्वर्टेड है तो एकल उद्धरण या अवतरण, ये छोटा-सा है तो योजक है, ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया निर्देशक हो गया, हई विवरण हो गया, ये तुल्यता है, ये क्या है टीका सूचक, हई ऐसे बनाया है, बीच में थोड़ा जगह भी है, इसको लाघव संकेत संक्षिप्त संक्षेप बोलते हैं। ये ऐसे कर दिए, ये विकल्प सूचक है, हई दूठे गोड़ नियर बना दिए तो इसे त्रुटि पूरक, यानी जहाँ त्रुटि कहते हैं ना कि भूलवश कोनो शब्द छूट जाए तो वहाँ नहीं देखते हो ऐसे-ऐसे लगा देते हम लोग। फिर उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं। अभी बात करेंगे आगे। इसके बाद ये कोष्ठक, वर्गाकार कोष्ठक, सर्पाकार कोष्ठक, हई बिंदी ऐसे लगी है, रिक्त चिन्ह है। ऐसे क्रॉस लगा दिया, ये भैया अपूर्ण या लोप सूचक हो गया। ऐसे डिजाइन कर दिया, ये समाप्ति सूचक है। स्पष्ट है मेरे भैया? क्लियर है ना? देखिए अगर थोड़ा-सा भी फ़ायदेमंद लग रहा होगा ना, एकदम सिस्टमैटिक वे में अगर हम बात कर रहे होंगे और आपके हृदय तक पहुँच पा रहा होगा, तो भैया मेरे इस सेशन को ना लाइक ज़रूर करिएगा, है ना? करिएगा ज़रूर। आपका लाइक मुझे बहुत कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन एक सही और सही मायने में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है शरीर में और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और जब ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो इस तरीके से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बात पर विचार करते हैं। क्लियर है मेरे भैया? ध्यान दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, इनमें से एक-एक करके कुछ बात कर लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको ध्यान में देखिएगा कि क्या है ये? योजक चिन्ह। बात कर लेते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो योजक चिन्ह यह है ना, इसका कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है ना, तो देखिए लिखा है पहली बात कि 2 समान शब्दों के बीच, 2 ठे समान शब्द हैं तो ओकरे बीच में हम किसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह। जैसे देखिए लिखा है चलते-चलते, क्या लिखा है? चलते-चलते। दोनों एक समान शब्द हैं तो बिचवा में क्या आ गया है? योजक चिन्ह, चलते-चलते। वो एक गाना भी इसपे है, सुना होगा आप लोगों ने कि चलते-चलते यूँ ही रुक जाता हूँ मैं, कहते-कहते यही कहीं चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? तो इस तरीके से गीत भी है, तो वही चलते-चलते। कह रहा है कि 2 विलोम शब्दों के मध्य, यानी विलोम शब्द जैसे कि आग, पानी, तो आग का विलोम पानी, ऊँचा, नीचा, अच्छा, बुरा, तो विलोम शब्दों के मध्य भी किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। कह रहा है कि सार्थक, निरर्थक शब्दों के बीच में, यानी कि सार्थक और निरर्थक शब्द हैं, तो उनके बीच में भी कौन-सा चिन्ह आ जाता है? योजक चिन्ह। जैसे दाना ये सार्थक है, वाना ये निरर्थक, इसका कोनो अर्थ नहीं है। तो दाना वाना के बीच में क्या आ गया है? योजक चिन्ह। फिर कह रहा है चौथा कि द्वंद्व समास के बीच में भी या द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या है द्वंद्व समास? तो देखिए लिखा है ना राम लक्ष्मण, कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास। जब दोनों पद प्रधान हो जाएं, दोनों पद का अस्तित्व बराबर हो जाए, तो भैया वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो उसमें भी देखिए कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सा, सी, से।
के ठीक पहले आप देखोगे क्या मिलेगा आपको? योजक चिन्ह। तो ये देखिए सा है, अगर ठीक पहले क्या लिख है? योजक चिन्ह। जैसे बोलते हैं ना बड़ा सा, छोटा सा, तो भैया सा के पहले क्या मिलेगा आपको? योजक चिन्ह। उसके बाद 2 संख्याओं के मध्य 2 संख्या लिखी जैसे 4 4 तो बीचवा में क्या आ गया? योजक चिन्ह। और एक जो हमारे अलंकार में बहुत मदद कर देता है मेरे भैया, रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार के मध्य या रूपक अलंकार में आपको क्या दिखाई देगा मेरे भाई? योजक चिन्ह। जितना रूपक अलंकार का उदाहरण देखेंगे ना, सामान्य तौर पर उसमें आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा और पहचान के तौर पर बताया भी जाता है कि जहां योजक चिन्ह दिखे उसको बोल दीजिएगा क्या? रूपक अलंकार। जैसे लिखा ना कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल में क्या है मेरे भैया? योजक है ना। आराम से बोलिए कि यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। स्पष्ट है? तो ये है योजक चिन्ह के बारे में थोड़ी सी जानकारी, याद रखिएगा कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, हाँ ये जान लीजिए बड़ी महत्वपूर्ण है ये भी, कि हंस पद या इसी का नाम है त्रुटि पूरक या इसी का नाम क्या है? काकपद। क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है और आप इसका प्रयोग अक्सर करते होंगे। इस चिन्ह का प्रयोग अक्सर करते होंगे और करते भी हैं। क्या होता है ध्यान देते हैं कि यदि किसी वाक्य में किसी वाक्य को लिख रहे हो और गलती से भूलवश कौनो कथन या कौनो शब्द छूट जाए, तो उस जगह पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उस जगह पर इस चिन्ह यानी हंस पद या त्रुटि पूरक या काक पद का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मैं लिख रहा था, मैं अभी लिख ही रहा था कि रामचरितमानस, गलती से मैं तुलसीदास को भुला गया था। रामचरितमानस जी की रचना है। तो हमने देखा कि अरे तुलसीदास कहाँ हुआ? अच्छा हम भुला गेली। तब एक मिटाई ना, अगर पेन से लिखे होते कॉपी पे तो मार दे के लिपा पोती करेंगे तो गंदा हो जाएगा। तो भैया हिंदी भाषा ने हमें जुगाड़ दिया है। क्या दिया है? कि वहां पर तुम ये त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करो और का लिख लो जो तुम भूले हो। तो मैंने लिख दिया तुलसी दास। एक मतलब क्या है देखिए, थोड़ा सा इसका प्रयोग देख लीजिए। ये देख रहे हैं ये शिरोरेखा है। हम लोग ऐसे पढ़ते गए रामचरितमानस, गए ना। देखिए इसके बाद देखिए ये ऊपर उठा राम को। अब कह रहा सीधे मत जाओ, ऊपर उठकर देखो। तो मैंने ऊपर उठा तो देखा ऊपर तुलसीदास है। फिर तुलसीदास जी से मुलाकात किया, उनको लिया, फिर उनके संग फिर नीचे आए। फिर हम लोग ऐसे पढ़ते आगे चले गए। इसका मतलब यही है, बड़ी बारीकी बात है, समझिएगा। तो भैया भूलवश कोई शब्द छूटता है तो वहां पर क्या हम इस्तेमाल करते हैं? त्रुटि पूरक चिन्ह का हंस पद या काक पद। पेपर में बस नाम से सवाल करता है, नाम जानते रहिएगा और उसकी आकृति जानते रहिएगा। अगला देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि जो अभी हम देख रहे थे ना उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इसके 2 भेद हैं। पहले का नाम है इकहरा या एकल उद्धरण चिन्ह, या इकहरा या एकल उद्धरण कहिए चाहे अवतरण चिन्ह। और दूसरे भेद का नाम है दुहरा या द्वय, दुहरा या द्वय उद्धरण या अवतरण चिन्ह। देख लेते हैं कि कहां पर इकहरा का प्रयोग करते हैं और कहां पर दोहरा का। तो जब किसी का हम उपनाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे भाई? उपनाम। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है गुलशन। क्या नाम है? गुलशन। ये उनका मूल नाम है गुलशन, लेकिन उनका कोई उपनाम भी है। जैसे मैंने कहा गुलशन कुमार जहरीले, है ना। गुलशन कुमार जहरीले, तो उनका जहरीले क्या है? उपनाम है। या कहते नहीं है कि हिमांशु जख्मी, तो हिमांशु उनका नाम है मूल, लेकिन उनका एक एक उपनाम क्या है? उनको लोग जख्मी के नाम से जानते हैं। तो तो उनका उपनाम लिखने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इकहरा या एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह। जैसे देखिए कैसे लिखा हुआ है, तो नाम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, ये उनका नाम है, कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम है, लेकिन उनका एक उपनाम भी है। वो क्या नाम है? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी एक उपनाम क्या है उनका? निराला। तो निराला शब्द को हमने देखिए एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह में क्या कर दिया? बंद कर दिया। स्पष्ट। या फिर किसी के रचना का नाम लिखना हो,
किसी की भी अगर किसी रचना का नाम लिखना हो ना, तो रचनवा का नमो भी ना एकलय या इकहरा उद्धरण अवतरण चिन्ह बंद करते हैं। जैसे लिखिए, इन्हीं की एक रचना है क्या, जूही की कली। तो देखिए इसको मैंने बंद कर दिया क्या, एकल उद्धरण चिन्ह में। स्पष्ट। तो इस बात को समझिएगा। सवाल ये हमारे पेपर में पूछता है कि दुहरा या द्वय उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, कब करते हैं। तो जानते रहिएगा मेरे भैया कि किसी के कथन को, जैसे आपने कोई बात कही कि दिल तो पागल है, आपने कोई बात कह दी, तो उस बतिया को मैं हूबहू लिखने के लिए ना मैं इस्तेमाल किसका करता हूं, दोहरा या द्वय उद्धरण या अवतरण चिन्ह का। तो जैसे देखिए, करो या मरो, ये किसी का कथन है ना, किसी का कथन है। अब उस कथन को हूबहू लिखने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया, दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह का। स्पष्ट। तो मेरे भाई, दोहरा का कहां प्रयोग करते हैं, जब किसी की बात को, वाक्य को, कथन को हूबहू डिक्टो लिखना हो, तो भैया ये दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जहां किसी का उपनाम लिखना हो, तो एकल उद्धरण चिन्ह का। और किसी रचना का नाम लिखना हो, तो भैया एकल उद्धरण चिन्ह का। स्पष्ट है, अंतर क्लियर करिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया। आगे देखिए, हाँ ये भी जान लेते हैं, बड़ी छोटी सी बात है, हालांकि आप जान चुके हैं कि लाघव या संकेत सूचक चिन्ह क्या होता है। तो मैंने कहा था ना कि जब किसी भी शब्द को छोटा करके, संक्षिप्त करके लिखना हो, तो भैया वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का। यही है ना लाघव चिन्ह, यस या नो। तो मेरे भाई, तो इस चिन्ह का कब प्रयोग करते हैं, जब किसी शब्द को, कोई एक बड़ा सा शब्द हो, उसको छोटा करके लिखना हो, तो भैया इस चिन्ह का क्या कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए। जैसे लिखा है डॉक्टर, ये पूरा है, मैंने क्या किया, इसको छोटा करके लिखने का प्रयास किया, तो हम इस रूप में लिख दिया और इस चिन्ह का क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। लिखा है पूरा शब्द प्रोफेसर, बड़ा लग रहा है ना, तो इसको भैया हम नेम प्लेट, जब आप देखते हो ना, अगर आप भी कल को मान लीजिए अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पद पर कार्यरत हो जाते हैं, तो आप ही का नाम लिखा जाएगा कि डॉक्टर ये, यस या नो। तो मेरे भाई, तो पूरा डॉक्टर, जब घर के सामने देखते नहीं है, कोई पिलर हो, घर के सामने गेट लगा हो, तो वहां एक नेम प्लेट लगता है, शहरों में अक्सर देखने को मिलता है। तो वहां पूरा डॉक्टर नहीं लिखा जाता है, बस ऐसे उसको छोटा करके, संक्षिप्त करके इस रूप में। कोई प्रोफेसर हो तो ऐसे नहीं, उसको छोटा करके इस रूप में। छोटा किए किससे, तो ये चिन्हवा की मदद से। तो ये चिन्हवा को बोलते हैं क्या, लाघव। तो लाघव है भी, लाघव का मतलब भी क्या है, ये लघु शब्द से बना है लाघव मेरे भाई। लघु मूल शब्द है, इसी से बना है लाघव, और लघु का मतलब छोटा कर देना। स्पष्ट है मेरे भैया, क्लियर है, बड़ी सिंपल सी बात है। आगे देखिए, उसके बाद एक चीज जानने वाली चीज है, यहां से सवाल बन जाएगा अगर, कि अर्धविराम क्या चीज है, या अर्धविराम होता क्या है। तो मेरे भाई बस इतना जानिएगा कि जब जब पूर्ण विराम से कम, यानी कि खड़ी पाई जो है ना, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा, यानी कि पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुकना पड़े, तो उसे बोलते हैं क्या, अर्धविराम। बड़ी टेक्निकल बात है। यानी जब कोई चीज हम पढ़ते हैं, जैसे यह अल्प विराम का चिन्ह है, कहीं ऐसे पढ़ते पढ़ते गए, ये अल्प विराम का चिन्ह मिला, तो यहां हम रुकते हैं ना, समय, थोड़े समय के लिए रुकते हैं ना, तो कह रहा है कि नहीं, अर्ध विराम के लिए कह रहा है कि अल्प विराम से आप ज्यादा रुकना, अल्प विराम से कह रहा है ज्यादा रुकना। अच्छा ठीक है, लेकिन कंडीशन दे रहा है कि भैया देखो, अल्प विराम से तो ज्यादा ठीक है, लेकिन याद रखना ये जो पूर्ण विराम है, इससे कम में रहे। तो अल्प विराम से ज्यादा, पूर्ण विराम से कम, तो भैया वहां कौन सा चिन्ह आता है, तो वहां पर आता है क्या, अर्ध विराम। तो देखिए ना, अल्प विराम से ज्यादा है और पूर्ण विराम से कम है, तो ये बीच की स्थिति क्या है मेरे भाई, अर्ध विराम। स्पष्ट। हमारे पेपर, हमारे स्तर पर बस इस चिन्ह का नाम पूछता है, नाम जानते रहिएगा। क्लियर है मेरे भाई,
स्पष्ट है, एकदम क्लियर। तो ये रही आपके सामने छोटी-छोटी क्या बात। हम देख लेते हैं क्या जो हम सबसे पहले 4 सवाल लिखे थे ना, अब इसका जवाब आप ही लोग दीजिएगा। अब तो मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हो। तो जैसे कह रहा है पहला कि लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह है। देखिए जो बिंदी है ना, एकर नाम क्या है? एकर नाम तो बताया था ना भैया, ये रिक्त स्थान का नाम है। हाई जो देखिए ऐसी जो लगा है, इसी का इसका नाम क्या भैया? तो इसका नाम तो लाघव है। यस या नो? हाई जो ऐसे लगा है, इसे तो हम बोलते हैं विकल्प सूचक। यस या नो? पूरी कहानी पता चल गई ना? तो भैया बचा कौन? तो लोप सूचक चिन्ह कौन है? विकल्प सी हमारे सवाल का क्या है? सही जवाब। इसी का नाम लोपो है, इसी का नाम क्या है? अपूर्ण भी है। यस या नो मेरे भाई? तो विकल्प सी। अब देखिए कह रहा है इस चिन्ह का, ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है मेरे भाई? लोप सूचक। नहीं, लोप तो है ही है, ये गलत हो गया। संकेत सूचक, तो बिल्कुल सही जवाब क्या है? विकल्प बी। तो संकेत कहिए, लाघव कहिए, संक्षेप कहिए, संक्षिप्त कहिए, यही का नाम है देखिए। तो विकल्प बी क्या हो गया? सही हो गया। ये देखिए कह रहा है करो या मरो, जो ये चिन्ह है मेरे भाई, कह रहा है करो या मरो, इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किए हैं? क्या लाघव है? बिल्कुल नहीं, लाघव तो है ही होता है। संकेत सूचक, इत लघुआ का नाम क्या है? संकेत है, एकदम नहीं। उपविराम, उपविराम में तो है दूठ है, ऐसे ऐसे बिंदी वाले विसर्ग की तरह। तो कौन है मेरे भैया? विकल्प सी, उद्धरण चिन्ह है मेरे भाई। क्या है? उद्धरण चिन्ह। एकर का नाम है? उद्धरण। उद्धरण में भी कौन? तो दुदुठ है ना, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलेंगे, यानी कि दोहरा या द्वय उद्धरण या अवतरण चिन्ह। स्पष्ट मेरे भैया। ओकरे बाद देखिए चौथा प्रकार कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग है? इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का देख लेते हैं कि जब राम आया, देखिए ये अल्प विराम लगा है ना, श्याम सो रहा था, ये तो पूर्ण विराम है, यहां अर्धविराम नहीं मिला। शाबाश, ये जो चिन्ह है ये तो आश्चर्य सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ये जो चिन्ह है तो पूर्ण विराम है। अगला देखिए, आलस्य मनुष्य का शत्रु है। यहाँ जो एक चिन्ह का इस्तेमाल किया है, इसी का नमूना क्या है मेरे भैया? इसी का नाम क्या है? अर्धविराम। तो भैया हमारे सवाल का सही जवाब विकल्प सी। स्पष्ट मेरे भाई। अब मैंने किताब पढ़ी है, ये जो चिन्ह है एकर नाम क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। स्पष्ट है मेरे भैया। तो ये बहुत एक छोटा सा चैप्टर रहा है आपके सामने, एक छोटा सा चैप्टर रहा जिसका नाम क्या है? विराम चिन्ह। जहां से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में एक सवाल फिक्स है, बनेगा, बनता आया है। प्रीवियस ईयर का आपने प्रैक्टिस, हम तो हालांकि हम लोग ऑनलाइन लाइव सेशन में, इसी चैनल के लाइव सेशन में जाओगे आप तो देखोगे कि प्रैक्टिस में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करते कर चुके हैं। उसके बाद अन्य परीक्षा और बढ़िया स्तर का उसी आधार पर अन्य सेट या प्रैक्टिस का भी हमने अभ्यास किया है। स्पष्ट मेरे भैया। तो यहां से एक सवाल क्या है? फिक्स है, यानी एक सवाल का मतलब क नंबर? 2 नंबर। तो छोटी सी क्लास है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि वक्त लगा होगा। अगर मैं कहूं, हाँ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। तो एक छोटे से वीडियो में, छोटी सी क्लास में कंप्लीट जानकारी के साथ 2 नंबर क्या कर लिया हमने? फिक्स कर लिया। यानी यहां से सवाल बनेगा तो आप गलत मत करिएगा, और गलत करना भी नहीं है आपको। क्लियर है मेरे भैया? तो ये रहा हमारा क्या? विराम चिन्ह चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो रही होगी, या होगी, या होती हुई आपको महसूस हो रहा होगा। यस या नो? तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, या आपको इन्फॉर्मेटिव, या ये आपको आपके लिए प्रभावशाली, कारगर अगर साबित हो रही होगी, ऐसा महसूस भी हो रहा होगा, तो भैया जाते-जाते क्या करिएगा? इस सेशन को लाइक करिएगा, और अपने मित्र, साथी, सहपाठी तक इसको क्या करिएगा? पहुँचाइएगा। और आपकी तरफ से बस इतना सा कर देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा है। यस या नो? और ये दर्शा देगा कि आपके हृदय में मेरे प्रति सम्मान, स्नेह, प्रेम है, और उस चीज का मैं तो भूखा ही हूं। यस या नो? तो चलिए मैं आपसे लेता हूं विदा। ख्याल रखिए अपना, बढ़िया से सुचारू रूप से सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए। बाकी जो होगा सब कबूल है। तो जय हिंद, जय भारत।